हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। मैं सुख मनोज आज आपके साथ चर्चा करूंगा पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। मैं आपको बता दूं, पर्यावरण अध्ययन का चौथा पार्ट है। यह वीडियो चौथा पार्ट है। इसके पहले हमने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डाले हैं, जिनको भी आप देख सकते हैं। उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन वीडियो में भी। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं सब विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं। लगभग 20 में से 15 से 16 क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में आए हैं, चाहे वह सीटेट हो, टेट हो, पीटेट हो और रीट, जितनी भी परीक्षाएं हैं सब में आए हुए हैं। सुपर टेट के भी एक से दो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। मैं आपको बता दूं, यहां पर आपके अगर क्वेश्चंस गलत भी हो रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। यहां पर क्वेश्चंस आपके गलत हों कोई बात नहीं, आप पेपर में जाइए, तब तक इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। देखते हैं, ग्लोबल 500 पर्यावरण पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। ग्लोबल 500 पर्यावरण पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। नंबर ए वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा, नंबर बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, नंबर सी विश्व बैंक द्वारा, या नंबर डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास संस्थान द्वारा। दोस्तों ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा प्रदान किया जाता है, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन के साथ जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ध्यान देखिएगा, मैं पूछ रहा हूं सबसे अच्छा तरीका कौन सा, सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। नंबर ए जलकूप, नंबर बी कुएं, नंबर सी छिड़काव तंत्र और नंबर डी ड्रिप तंत्र। या इसका ऑप्शन जो होगा वह सही होगा डी ड्रिप तंत्र। कैसे दोस्तों, पंजाब में लगभग ड्रिप तंत्र के द्वारा ही खेती की जाती है। जो पानी लगाया जाता है तो ड्रिप तंत्र के द्वारा ही पानी लगाया जाता है, मतलब फव्वारों के रूप में पानी दिया जाता है। इससे पानी की बचत भी होती है और जितने भी पेड़ हैं उनमें पानी आराम से पहुंच जाता है। तो ड्रिप तंत्र सही होगा। सबसे अच्छा तरीका जो होता है सिंचाई करने का, सबसे अच्छा तरीका होता है वह ड्रिप तंत्र होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नंबर 3, डंफा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। डंफा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, असम या सिक्किम। तो डंफा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह आपका मिजोरम में स्थित है। आगे देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अगर आप इस वीडियो की इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और वैसे आप सर्च करके निकालें तो एग्जाम ट्रिकी सर्च कर लीजिएगा। देखते हैं चौथा क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा मानव सूचकांक का हिस्सा नहीं है। मानव सूचकांक का हिस्सा नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव सूचकांक का हिस्सा नहीं है। नंबर ए स्वास्थ्य एवं पोषण, नंबर बी प्रति व्यक्ति आय, नंबर सी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, नंबर डी सकल नाम निवेश दर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। ध्यान से देखिएगा, सकल नाम निवेश दर, इसका डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। जो लोग गांव से होंगे वो लोग समझ गए होंगे किस लिए लीपा जाता है, शायद उनको भी यह बात ना पता हो। तो देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों या फर्शों को लीपा जाता है। तो ऑप्शन है चिकना व साफ करने के लिए, नंबर बी खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए, नंबर सी फर्श को प्राकृतिक रूप देने के लिए, या नंबर डी कीड़ों को दूर करने के लिए। गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्शों को लीपा जाता है दोस्तों कीड़े को दूर करने के लिए, कीड़े मकोड़ों को दूर करने के लिए गाय के गोबर से लीपा जाता है, ना कि चिकना व साफ करने के लिए या खुरदरा बनाने के लिए, ना फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। सबसे जो मतलब लीपा जाता है वह होता है कीड़ों को दूर करने के लिए।
गाय के गोबर से दीवारों और फर्शों को लीपा जाता है कीड़ों को दूर करने के लिए। काफ़ी और इसके बाद में जब लीपने के बाद में जब घर अच्छा लगता है तो उसकी तो बात अलग होती है, मगर जो मेन कारण होता है वह होता है कीड़ों को दूर करने के लिए। देखते हैं छठवां क्वेश्चन अपना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है, जिसका रक्त समूह ओ है, एक ए समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ की संभावना है। जिसका रक्त समूह ओ है वह एक ए रक्त समूह वाली महिला के साथ शादी करता है, तो उससे होने वाले बच्चे का जो रक्त समूह ओ है उसकी संभावना कितनी होगी? नंबर ए 50%, नंबर बी 100, नंबर सी 25, नंबर डी 75। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही होगा 50%। ओ को हम क्या, ओ रक्त समूह जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वदाता, सर्वदाता। और जो रक्त का पीएच मान होता है यहां पर 7.4 होता है। ओके, आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वस्तु सजीव नहीं है? निम्न में से कौन सी वस्तु सजीव नहीं है? नंबर ए वृक्ष, नंबर बी फूल, नंबर सी मशरूम, या नंबर डी बादल। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है। निम्न में से कौन सी वस्तु सजीव नहीं है? या बादल के साथ जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका यहां पर सही होगा। सजीव नहीं है कौन? बादल। कैसे? बादल बनते हैं कुछ देर के लिए और पानी बरस के चले जाते हैं, ये मान के चलिए। और जो ये बादल बनते कहाँ पर हैं? बादल बनते हैं आपके क्षोभ मंडल में, और जिसकी जो होती है 0 से 18 किलोमीटर के बीच में। आगे देखते हैं, सभी सजीवों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है? सभी सजीवों को, सजीव यानी कि हम लोग, सजीव यानी कि हम, जो जानवर हुए, जंतु हुए, इनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है? ए पौधे से, बी जंगल से, सी कृषि से, डी इनमें से कोई नहीं। सभी सजीवों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन मिलता है पौधों से, अर्थात इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं आगे, नवा क्वेश्चन हमारा है, एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है व छोड़ता है? मैं सांस लेने की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है व छोड़ता है? अब 72 देख के तुरंत आंसर ना मार दीजिएगा कि 72 बार तो हमारा दिल धड़कता है। ए ऑप्शन 72, बी 25, सी 15 से 18, डी 10 से 12। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है व छोड़ता है, अर्थात इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काफी बार क्वेश्चनों को ध्यान देना होता है, और अगर आप क्वेश्चन ध्यान नहीं देंगे तो गलत कर देंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं सही से देखिएगा पूरा, एक एक वीडियो, एक एक क्वेश्चंस, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें, तो हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए। सी ऑप्शन के साथ जाएगा 15 से 18 बार। देखते हैं 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? एक समुद्री जानवर को, बी आपका एक जलीय पौधे को, नंबर सी एक पौधे रोग को, या एक जड़ रहित पौधे को। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक जलीय पौधे को, अर्थात यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस वीडियो में। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं और कितने सही हुए हैं। दोस्तों यहां पर क्वेश्चंस गलत होते हैं कोई बात नहीं, मैं बार बार यही बात बोलता हूं, यहां पर आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं कोई बात नहीं है, मगर पेपर में क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। इतने अच्छे से पढ़िए, इतने अच्छे से वीडियो को देखिए, बिल्कुल ना स्किप कीजिए, वीडियो को देखिए और क्वेश्चंस को देखिए, उनको समझिए। पेपर में आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है। रेशम होता है एक प्रकार का,
रेशम होता है एक प्रकार का वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन। रेशम होता है एक प्रकार का प्रोटीन, अर्थात सी ऑप्शन के साथ जाएगा। रेशम शहतूत के पेड़ से प्राप्त होता है। और जो मैं आपको एक बात बता दूं, प्रोटीन का सबसे अच्छा जो स्रोत होता है वह दालें होती हैं और सोयाबीन। सोयाबीन जो होता है वह प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। आगे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी लोग जानते भी होंगे और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में मधुमक्खियों को पालने का सही समय है। भारत में मधुमक्खी पालन का सही समय है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। और इसका जो सही समय होता है वो बताइए। ए जून या जुलाई, बी जनवरी फरवरी, सी अक्टूबर से दिसंबर, डी मार्च। दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर जो होता है वह सही समय होता है भारत में मधुमक्खी को पालने का, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीजों को देख लेते हैं। पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीजों को देख लेते हैं क्योंकि, देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में बहुत बार, मतलब एक तरीके से क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पेपर में बहुत अच्छी बार और इधर से उधर घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता रहता है। तो देखिएगा, पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं क्योंकि वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। नंबर बी, इसके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। नंबर सी, इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। या नंबर डी, इनकी आंखें छोटी होती हैं। दोस्तों एक ही वक्त में दो अलग अलग चीज़ों को देख लेना कैसे देख लेते हैं? इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, अर्थात यह आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं इसलिए यह दो अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं। अच्छा, एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, वो भी बता दे रहा हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसी से रिलेटेड था। उसमें यह था कि जो पक्षी हैं वो अपनी गर्दन को बहुत जल्दी इधर उधर क्यों घुमाते हैं? क्योंकि इनकी पुतलियां नहीं घूम सकती। वहां पर क्या होता? आपका सी ऑप्शन सही होता। पक्षी अपनी गर्दन को इधर उधर बहुत जल्दी घुमाते हैं, इधर उधर देखने के लिए बहुत जल्दी घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं? क्योंकि उनकी पुतलियां घूम नहीं सकती। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, याद आया तो मैंने आपको भी बता दिया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मगर इस जो यह है आपका, इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा। जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया क्यों घुमाते हैं, देखा होगा आपने कौवे को काफ़ी जल्दी इधर उधर घुमाया करता है, इधर उधर अपना सर काफ़ी जल्दी घुमाया करता है और देखा करता है। तो क्यों घुमाता है? उसकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती इसलिए सर को घुमाता है। कौवा चालाक भी बहुत होता है। 14वां क्वेश्चन, जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को कहते हैं। जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को कहते हैं। जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण, नंबर बी विसंक्रमण, नंबर सी आयनीकरण, या नंबर डी अवसाद। दोस्तों जल के उपचार में ओजोन की प्रक्रिया को कहते हैं विसंक्रमण, अर्थात यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भोपाल गैस त्रासदी सभी को पता होगा। भोपाल गैस त्रासदी काफी बार पेपर में आया हुआ है और फिर भी लोग गलत करके आते हैं क्योंकि क्वेश्चन में इधर से उधर थोड़ा अंतर करके दे देता है तो आप लोग गलत कर देते हैं। देखते हैं, ए अमोनिया, बी मीथेन, सी मिथाइल साइनेट और डी मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। काफी बार क्वेश्चन घूम के आता है, कभी कहता है मेथिलीन रख देता है या कभी आइसो नहीं लगाएगा। यही देख लीजिए, सी वाला ऑप्शन आप देख लीजिए। अगर जिसको नहीं पता होता है तो वो इधर उधर कर देता है, मिथाइल आइसोसाइनेट, या कभी कभार आप देख लीजिए MIC, यह भी आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? 16वां क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ए यमुना, बी ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र और डी सिंधु।
तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही होगा। और यहां पर बताता हूं, ब्रह्मपुत्र और गंगा सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसका आंसर हमें बताइएगा कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 17वां क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? अगर आप पर्यावरण के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो यह आपको जरूर पता होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1992, 1986, 1972, 1973। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आया हुआ है। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ, अर्थात आपका बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? 18वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ताप्ती नदी, स्वर्णरेखा नदी, नर्मदा नदी या सिंधु नदी? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बी ऑप्शन इसका भी सही होगा, स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये इधर आपकी इस साइड में होती है बंगाल की खाड़ी, तो यहां पर आपकी स्वर्णरेखा नदी गिरती है। बाकी सारी नदियां ताप्ती, सिंधु, नर्मदा ये इस साइड में गिरती हैं। देखते हैं 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है? दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है, ये भी देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है? राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु शेर, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, या इसको बोलते हैं, कभी कभार लिखा होता है सुसु, ये भी कभी कभार लिखा आता है, तो आप लोग याद रखिएगा, डॉल्फिन यहां पर कभी कभार सुसु लिख के आता है। तो नंबर ए आपका डी आपका है राष्ट्रीय फल आम। दोस्तों, जो राष्ट्रीय पशु शेर है वह शेर नहीं है, बाघ है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा। 20वां क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, नंबर बी प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, नंबर सी समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, या नंबर डी विद्यार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होता है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ और कुछ नए क्वेश्चनों के साथ में जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने में संकोच ना कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।